Hello aspirants, welcome to Niyogi IAS. I welcome you all to the test number 6 of Niyogi IAS, that is about your geography test 2. टेस्ट 1 जो था ज्योग्राफी का वो टेस्ट नंबर 5 था जिसमें हमने पढ़ा था सोशल ज्योग्राफी के बारे में. आई होप यू ऑल रिमेंबर इट. Now coming to the test number 6 which talks about Indian and world economic geography. This is also very important topic and very interesting topic which is relating geography with your economic part. How economics, how India's economics and how world economics influence the geography. So I hope you all are ready and excited with the new test discussion. Let us start with the first question. With reference to the Indian agriculture, consider the following statements. Rabi crops are sown with the onset of southwest monsoon. Kharif crops generally require higher temperatures during their growth period. हमको पता है कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो सो कब होते हैं, उनको उगाया कब जाता है, व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स. ठीक है, सोइंग जो है उनका साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होने के समय होता है, दैट इज़ योर जून एंड जुलाई. करेक्ट. और वहीं पे जो है इनका हार्वेस्टिंग कब होता है गाइस, इनका हार्वेस्टिंग होता है आपका सितंबर से अक्टूबर महीने में. ये आपका खरीफ क्रॉप के बारे में हो गया. अब हम राबी क्रॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. वी नो दैट राबी क्रॉप का जो सोइंग होता है वो कब होता है, ये होता है खरीफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग के टाइम, दैट इज योर सितंबर टू अक्टूबर. और इनका जो है हार्वेस्टिंग कब होता है, इनका हार्वेस्टिंग होता है मार्च से अप्रैल. ठीक है, मार्च से अप्रैल. और इन दोनों खरीफ और रबी के बीच में मई का जो टाइम रहता है, मई के टाइम पे जो है आपके ज़ैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया. ठीक है, आपके जो वाटरी फ्रूट्स एंड जो वाटरी वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़ैद क्रॉप्स कहलाते हैं, जो मई में होते हैं. तो राबी क्रॉप्स जो है वो ऑनसेट ऑफ द मानसून से सो होते हैं. यस, तो आंसर ये जो है 1 इज़ करेक्ट. एंड खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड. क्या जून से जुलाई का जो महीना होता है वो हायर टेम्परेचर नहीं होता है, होता है. तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. विद दिस ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर correct options. Moving on to the next question. Which one of the following crops is correctly matched with its major producing regions in India? Wheat, Deccan Plateau, rice, Indo-Gangetic Plains, millet, Northwestern Plains, और ग्राम, वेस्टर्न राजस्थान. अब आप मुझे बताओ कि इसमें से मैचिंग किसका सही है. डेक्कन प्लेट्यू जो होता है, जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो हमारा महाराष्ट्र के साइड में मिलता है. ठीक है, वहाँ पे जो है वीट उगाया जाता है. व्हाट यू थिंक, सी वीट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन. ठीक है, उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए. और जब वीट जो है राइपनिंग का टाइम आता है तो ड्राई सन भी उसको चाहिए. तो ये जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में नहीं पाया जाता है. ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. राइस, इंडो गैंजेटिक प्लेन. अब जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, मतलब कि मैं बात करूं जो गंगा किनारे के जितने भी प्लेन है, जो गंगा नदी जितना भी आपका एलुवियल एरिया बनाते हुए अपने रास्ते भर में चलती है, वहाँ पे आपको हॉट एंड ह्यूमिड मिलेगा, कंडीशंस मिलेगा, विच इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग राइस. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बट स्टिल वी विल लुक टू द अदर ऑप्शंस एज वेल. मिलेट्स, हमको पता है कि भाई मिलेट्स जो है वो हार्ड होते हैं, इनको जो है पानी कम चाहिए, लेस वाटर चाहिए. तो बेसिकली डेजर्टी एरियाज़ में ये ज़्यादा चलते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में ये नहीं होगा. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड नहीं होगा, वो तो आपका जम्मू कश्मीर साइड हो गया, जम्मू कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया. क्लियर. जो ग्राम होता है, चना, जिसको हम चना भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो है ये राबी पल्स. ठीक है, राबी कहलाता है, राबी में आता है. तो अभी हमने बात किया था कि राबी सीज़न जो होता है वो आपका मॉनसून
ऑनसेट से ग्रो होता है। तो क्या ये वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा? नहीं। ठीक है, ये तो पूरा ही ड्राई एरिया हो गया। तो ग्राम को जो सोइंग के लिए जो आपका टेम्परेचर और जो क्लाइमेट चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Consider the following statements regarding green revolution in India. It led to the regional imbalance in agricultural development. It was largely confined to rain-fed regions in its initial phase. Wheat production benefited more than rice production initially. What do you think? What do you think? क्या इसने जो है रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट किया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने? ये आपको स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा होगा, बट ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ दैट फोकस्ड ऑन इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स, राइट? और इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा क्या? वीट। ठीक है, वीट के लिए जो है HYV सीड का यूज़ किया गया। तो मेनली जो आपके पंजाब हरियाणा वाले रीजन्स हैं वो आज क्यों ज़्यादा वीट उगाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ये प्रचलन शुरू हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो क्या इसने रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर दिया? ओनली फॉर फ्यू स्टेट्स वीट वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। यस, इट वॉज लार्जली कॉन्फाइंड टू रेन फेड रीजन्स. Yes, it was largely confined to rain-fed regions in the initial phase, such as your Punjab, Haryana, Western UP. क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो HYV सीड है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड है, इनको चाहिए बहुत पानी, इसीलिए। फर्स्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. Wheat production benefited more than rice production initially. What do you think? सी इट डिड नॉट रिड्यूस द डिस्पैरिटी. ठीक है, इसने जो है डिस्पैरिटी को रिड्यूस नहीं किया. इट इज़ ऑफन वाइडेंड देम बिकॉज रेन फेड एंड ईस्टर्न रीजन्स बेनिफिटेड लेटर और लेस. तो ऐसा कुछ नहीं था कि वीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ राइस से. अलग अलग जगह पे जो ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी वो वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया गया. तो विद दिस ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट. Which of the following best explains the reason for higher productivity of wheat in Punjab and Haryana? Availability of laterite soil, long duration or frost-free season, extensive canal and tube well irrigation, high annual rainfall exceeding 200 centimeter. What do you think? See, as I have already told you कि wheat HYV सीड का यूज़ किया गया. तो HYV सीड में जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राइट? तो हमेशा हम जो है बारिश पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. और हमें तो पता ही है कि पंजाब और हरियाणा रीजन्स में जो है मॉनसून उतना अच्छे से पहुंच नहीं पाता है. इसीलिए यहाँ पे वो रिट्रीटिंग मॉनसून जब वापस आता है मॉनसून, तब वहाँ पे बारिश होती है. तो क्या यहाँ पे बारिश पे हम डिपेंडेंट रहेंगे? नो. तो लेकिन हमको पानी तो चाहिए क्योंकि HYV सीड का यूज़ करना है. तो HYV सीड के लिए हम जो है इरिगेशन का यूज़ ज़्यादा करेंगे, राइट? तो जो पंजाब और हरियाणा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में है वहाँ पे राबी जो है मेन क्रॉप है. ठीक है, इसीलिए जो है वहाँ पे वीट को पानी ज़्यादा चाहिए ग्रोइंग सीजन में. इससे आप रिलेट करो ना, वीट है ये लेगा आप, ये एक राबी क्रॉप है. मतलब कि जब उसको उगाया जा रहा है, तब उसको पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन. क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग क्लाइमेट फिनोमेना एंड देयर इम्पैक्ट्स. एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल. रीड करिए, देन वी विल मूव अहेड. ओके, आपने पता होगा क्लाइमेट फिनोमिना होता है एल नीनो और ला नीना के बारे में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज़ एल नीनो एंड व्हाट इज़ ला नीना. ठीक है, तो बेसिकली मैं एल नीनो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं.
कि आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे जो मान लो कि ये मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मैप बना रही हूँ और ये आपका जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है। क्लियर? ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है और ये आपका हो गया पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है, जो आपका गर्म पानी है वो आपका साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगता है। हॉट इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। एम आई करेक्ट? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोल्ड वाटर मिलेगा, है ना? कोल्ड वाटर मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब हॉट वाटर जो है साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगता है, मतलब कि ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ, देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है, तो विंटर, जब गर्म पानी, यहाँ पे गर्म पानी पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो वार्म विंटर्स होते हैं, गर्म विंटर होते हैं, क्योंकि गर्म पानी इस साइड आ चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक आपको महसूस होगी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो है, जो आपका जो ईस्टर्ली जो एरिया होता है वो वीक होने लगता है, राइट? वीक होने लगता है। तो अब आप मुझे बताओ कि वीकनिंग ऑफ वॉक्यूल सर्कुलेशन, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो वॉकर सर्कुलेशन है, मतलब ये जो आपका जो सर्कल में घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा, टकराएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इससे जो है, लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो पानी का डायरेक्शन है वो चेंज होने लगता है, विच मीन्स दैट व्हाट विल हैपन, वीकनिंग होने लगेगा वाटर सर्कुलेशंस का, ठीक। तो विद दिस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं ला नीना क्या होता है। ला नीना जो होता है वो इसी का कूलर वर्जन होता है, ठीक है। ये जो है वाटर सर्कुलेशन को स्ट्रांग बना देता है। मतलब अगर अगर उल्टा अगर मैं कर दूं, हॉट वाटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगे, मतलब कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका जब हॉटनेस आ जाए, तब आपका होता है लानीना, सॉरी, हाँ, ओके, क्लियर। नॉर्मल ईयर उसको हम लानीना भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका हॉट वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आ गया, तो कोल्ड वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको क्या मिलेगा? कोल्ड वाटर मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ला नीना जो है, यस दिस इज द कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक। फॉर मोर गुड डायग्राम लेट मी एक्सप्लेन टू यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 1 minute, yeah, this is my Australia, okay, and here is my, this is your North America, this is your South America, this is my Australia, ठीक है। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने एल नीनो के बारे में पढ़ लिया। अब ला नीना क्या है? ला नीना में कुछ नहीं, जब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने लगे तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। ये पैसिफिक ओशन है गाइस, दिस इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है, क्लियर। तो ये हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं ला नीना। ये ला नीना जो है दैट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। क्यों गाइस, क्यों गुड क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि यहीं कहीं पे तो हमारा इंडिया भी है, राइट? यहीं कहीं पे तो हमारा इंडिया भी है। तो जब आपके हॉट विंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जब आपके हॉट विंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा जो है रेन लेके आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रेन लेके आते हैं। इसलिए ला नीना इज गुड फॉर इंडिया। इंडियन ओशन डाइपोल एनहांस्ड रेनफॉल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे कि मैं आपको बता दूं आईओडी के बारे में, तो आपको इंडिया का
मैप याद होगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, दो तरह के इंडियन ओशन डाइपोल होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इंडिया, ठीक है, और ये है आपका, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ इस साइड पे, ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन इज वार्मर, और ये जो है अच्छा हवा लेके आ रहे हैं और बरसात प्रॉपर हो रही है, क्लियर, रेनफॉल इज हैपनिंग इन ए वेरी गुड अमाउंट, ठीक है, तो पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हॉटनेस की कमी हो जाए, तो अगर यहाँ पे पानी के हॉटनेस की कमी हो जाए तो मॉइस्चर कंटेंट में कमी होगा, जिसके वजह से बारिश जो है इंडिया पे कम गिरेगी, और वही हमारा नेगेटिव आईओडी कहलाएगा। तो इसमें लिखा हुआ आईओडी नेगेटिव, इनहैंस तो नहीं होगा बल्कि रिड्यूस्ड होगा, है ना, नाम से भी समझ में आ रहा है नेगेटिव। With this we can say that option number B, only 2 is correct. Let us move to the next part. Which one of the following is a zaid crop in India? Read the option and tell me. Wheat, gram, watermelon, mustard. बताइए जैद क्रॉप कौन सा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैद क्रॉप जो है वो कब ग्रो होते हैं। जैद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग आपके मार्च से जून के बीच में, ठीक है, इन द पीरियड बिटवीन योर राबी एंड खरीफ, ओके। तो वो जो है इरिगेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये सूखे टाइम पे ग्रो होते हैं। अब मार्च जून में आप बताओ मुझे कहाँ पे बारिश होगी, नहीं होगी, ये तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वाटरी टाइप के जितने भी आपके फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें जो है वो जैद कहलाती हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैचिंग। राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, यस हमने पढ़ा अभी। वीट रिक्वायर्स कूल एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, यस। कॉटन को क्या चाहिए भाई, कॉटन को चाहिए आपका लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट। क्या लगता है आपको, सही है? व्हाट यू थिंक? सी, कॉटन जो है वो किस में ग्रो होते हैं, ब्लैक सॉइल में, ठीक है, दे रिक्वायर ब्लैक सॉइल। और ये जो है आपका समर, समर के टाइम पे इनको जरूरत होती है ब्लैक सॉइल की। तो यहाँ पे एक लो टेम्परेचर ऑफ फ्रॉस्ट तो रहा ही नहीं, ओनली 2। ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉटन ग्रोज ऑन ब्लैक सॉइल। Which one of the following is a major limitation of Indian agriculture highlighted? Major limitation, रुकावट, excessive mechanization, low population density, over urbanization, small and fragmented land holdings. What do you think? See, basically इंडियन एग्रीकल्चर का लिमिटेशन मैकेनाइजेशन है क्या? नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो इंडियन एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है, लिमिटेशन नहीं है ये। लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत अच्छी चीज़ है, जितना कम पॉपुलेशन रहेगा एग्रीकल्चरल एरिया में उतना अच्छा ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स रहेगी। ओवर अर्बनाइजेशन से क्या लेना देना है अभी एग्रीकल्चर का, वो तो फार्म एरियाज तो हैं ही अपने अलग। लेकिन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी हमको बड़े लैंड में मिल सकती है वो प्रोडक्टिविटी हमको छोटे लैंड में नहीं मिल सकती। और कुछ क्रॉप जो है वो बड़े एरिया में उगाए जाने का डिमांड रखते हैं, जैसे वीट को ही देख लो। लेकिन अगर लैंड आपका ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पे आप क्या ग्रोथ करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्मॉल भी है और फ्रेगमेंटेड भी है, बिखरे हुए हैं। इसीलिए ये जो है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ योर limitation in the Indian agriculture. Okay, coming to the ninth question,
With reference to agroclimatic zones of India, consider the following statements. India is divided into 15 agroclimatic zones by Planning Commission. See, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं वो इंडिया को 15 भाग में डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली ये जो आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स को लेते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, जैसे आपका सॉइल टाइप हो गया, जैसे आपका वाटर रिसोर्सेज हो गया, फिजियोग्राफी हो गया. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया को लेके जो है इंडिया को 15 भागों में बांटा गया है. ठीक है, 15. एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग इज बेस्ड ओनली ऑन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. नो, अभी मैंने आपको बताया सॉइल टाइप, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, बहुत सारे. तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following agroclimatic regions is the most suitable for millets cultivation? Millets. अब आप बताइए, मिलेट्स जो है उनको लेस वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, मिलेट्स में जैसे जौर, बाजरा, रागी हो गया, ये सब हार्ड क्रॉप्स होते हैं और ये उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है. और ये जो है पुअर सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं. दे कैन ग्रो इन पुअर सॉइल ऑल्सो. अब आप देखो, लेस वाटर, पुअर सॉइल, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्टर्न हिमालय रीजन्स में तो आपको अच्छा सॉइल देखने को मिलेगा, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स में भी अच्छा मिलेगा, कोस्टल में भी अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पानी है. लेकिन ये जो ड्राईलैंड प्लेट्यू है ये हमारे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. तो विच मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका डी. Consider the following statements regarding rice cultivation in India. Rice is mainly grown as kharif crop. Yes. It requires standing water throughout its growth period. आपको क्या लगता है? ये जो बेसिकली ये जो थ्रूआउट द ग्रोथ पीरियड है ये थोड़ा डाइसी है. ठीक है, स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत तो होती है, बारिश की ज़रूरत तो होती है, लेकिन थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड जो है हम नहीं बोल सकते कि इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, ऑल्सो ये कभी कभी जो है इरिगेटेड रीजन्स में भी आपका ग्रो होते हैं, रेन फेड लोलैंड्स में भी ग्रो होते हैं. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट है. Which one of the following factors most directly links crop patterns with climate in India? Crop patterns और climate को link कौन करता है? Soil texture alone, monsoon rainfall variability, distances from the market, farm mechanization. See, ये दोनों statements का तो कोई relation ही नहीं है crop pattern और climate से. लेकिन मॉनसून किस तरह से आपका इंडिया में इफेक्ट होती है, कौन से एरिया में इंडिया की ज़्यादा होती है, कम होती है, वो जो है आपका बहुत ज़्यादा लिंक करता है क्रॉप पैटर्न और क्लाइमेट से. सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, थियोरेटिकल था, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. द टर्म क्रॉप इंटेंसिटी रेफर्स टू यील्ड पर हेक्टेयर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पर यूनिट एरिया, परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया, number of crops grown on the same field in an area. क्रॉप इंटेंसिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है इंटेंसिटी की बात हो रही है, मतलब कितने बार वो क्रॉप को उगाया गया है. नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन ए ईयर, एक फील्ड में कितना क्रॉप को उगाया गया है, क्योंकि एक क्रॉप ग्रो होता है फिर हार्वेस्ट होके निकल जाता है, दूसरा ग्रो होता है फिर हार्वेस्ट होके निकल जाता है. तो इसी तरह से जो है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन ए ईयर जो है हमारा क्रॉप इंटेंसिटी बताता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर रेजुविनेशन इन इंडिया. रिवर रेजुविनेशन कैन ऑकर ड्यू टू टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ लैंड. रिवर रेजुविनेशन मतलब कि आपको पता होगा कि कभी कभी जो है रिवर्स गायब हो जाती हैं, जैसे सरस्वती रिवर है वो सूख गई. ठीक है, बोलते थे ना गंगा यमुना सरस्वती, जो सरस्वती रिवर है वो सूख गई. लेकिन रिवर का रेजुविनेशन मतलब अगर आज से 5 साल बाद सरस्वती रिवर वापस से दिखने लगे तो ये कैसे पॉसिबल है, इसी को हम रेजुविनेशन बोलते हैं.
ये पॉसिबल है अगर लैंड का मूवमेंट होता है, अगर लैंड प्लेट्स, लैंड की बाउंड्रीज जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा होंगी, तो हो सकता है कि जो रिवर लैंड के नीचे दब चुकी है वो वापस से रेजुविनेट हो जाए, राइट? इंक्रीज इन रिवर ग्रेडियंट लीड्स टू रिन्यूड डाउन कटिंग बाय द रिवर. What do you think? Question number 14 का B. Yes, this is also correct. जैसे जैसे रिवर का ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है रिवर डाउन कटिंग होगी, ठीक है? डाउन कटिंग जितना ज़्यादा ऊपर से फॉल करेगी उतना ज़्यादा जो है वो डाउन कट करते हुए जाएगी, शार्प रहेगी. बोथ 1 and 2. Which of the following Indian states fall under Western Dry Region Agroclimatic Zone? राजस्थान, पंजाब, असम, केरला. असम और केरला को तो हटा दो क्योंकि ये हमारे इंडिया के वेस्टर्न में है ही नहीं. असम इज इन नॉर्थ ईस्ट, केरला इज इन साउथ. अब बचा पंजाब और राजस्थान. तो वेस्टर्न ड्राई, पंजाब और राजस्थान. ऑब्वियसली राजस्थान. पंजाब इज ए वेरी गुड प्लेस फॉर द वीट, जहाँ पे आपके पानी का इरिगेशन इज प्रेजेंट. Consider the following statements about subsistence agriculture in India. It is characterized by small land holdings. Production is mainly for market sale. What do you think? Subsistence का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए. देखिए, दो टाइप का एग्रीकल्चर होता है. सबसे पहले तो सबसिस्टेंस और दूसरा है आपका कमर्शियल. सबसिस्टेंस का मतलब होता है फार्मर अपने लिए उगा रहा है क्रॉप और अपने परिवारों को खिला के सो जाता है. ओनली फॉर देमसेल्फ. लेकिन कॉमर्शियल में फार्मर उसलिए क्रॉप्स को उगा रहा है ताकि वो मार्केट में सेल करके पैसे कमा सके. मार्केट में सेल करके पैसे कमा सके. क्लियर? तो ये होता है आपका दो टाइप के फार्मिंग, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. यस, छोटे लैंड में ही होगा क्योंकि फार्मर को तो अपने ही परिवार का पेट भरना है बस, है ना. प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट सेल. नो, दिस इज योर कमर्शियल, नॉट योर सबसिस्टेंस. क्लियर? Which one of the following is a major impact of irrigation expansion after the Green Revolution? Decline in groundwater use, increase in multiple cropping, reduction in fertilizer consumption, uniform agricultural growth across India. तो इरिगेशन एक्सपेंशन किस वजह से, व्हाट मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ इरिगेशन एक्सपेंशन का? तो जैसे जैसे आपका इरिगेशन एक्सपैंड हुआ वैसे वैसे आपके मल्टीपल क्रॉप्स उगने लगे क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स आ गए. ठीक है, तो पानी दिखने लगा तो बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स का आपका कल्टीवेशन होने लगा. विच मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, क्योंकि ग्राउंड वाटर यूज का डिक्लाइन तो नहीं होगा. फर्टिलाइजर भी बढ़ गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ये तो कम हो गए लिखा है. यूनिफॉर्म तो कभी नहीं था, ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी कभी नहीं था. With this, B is your correct. With reference to GM crops in India, genetically modified, consider BT cotton is the only GM crop approved for commercial cultivation. GM crops aims to increase resistance to pests and diseases. Now tell me the answer. What do you think? Do you think BT cotton is the only GM crop? सी बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं वो किस टाइप के क्रॉप होते हैं? वो क्रॉप्स में जो है चेंजेस किया जाता है साइंटिफिकली ताकि वो कम पानी में किसी भी टेम्परेचर में उगाए जा सकें. तो अभी तक बीटी कॉटन नाम का जो क्रॉप है वही एक ऐसा जीएम क्रॉप बना है जिसको मार्केट में बेचा जाना अलाउ हो चुका है, विच इज रेडी फॉर द कॉमर्शियल यूज. GM crops aims to resist resistance to pests and diseases. Yes, इसीलिए तो उनको मॉडिफाई किया गया है ताकि वो कहीं पे भी उग सके, कहीं पे भी जो है आपका
किसी भी क्लाइमेट में वो बेटर तरीके से ग्रो कर सके, इसीलिए उनको स्ट्रांग बनाया जाता है. ओके, फाइन. नेक्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स most limits agricultural productivity in rain-fed regions of the India? लिमिट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेन-फेड रीजन्स में. सॉइल सैलिनिटी, इरेटिक रेनफॉल, एक्सेस इरिगेशन एंड मैकेनाइजेशन. क्या सॉइल सैलिनिटी की वजह से आपको प्रोडक्टिविटी पे कोई असर पड़ेगा? नो. इरेटिक रेनफॉल, इरेटिक का मतलब होता है विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, कभी भी बारिश हो रही है, बिन बताए बारिश. ठीक है. एक्सेस इरिगेशन तो लिमिट नहीं, वो तो बूस्ट करेगा. मैकेनाइजेशन भी बूस्ट करेगा. तो इरेटिक रेनफॉल जो है, कभी भी बारिश होने की वजह से फार्मर्स आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट विच क्रॉप टू ग्रो व्हेन. करेक्ट. तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इरेटिक रेनफॉल, बिकम्स करेक्ट आंसर. Which one of the following best explain the significance of agroclimatic zone? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है गाइस, 15. तो इनमें जो है सिग्निफिकेंस बेस्ट, फिक्सिंग एमएसपी फॉर क्रॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन फार्मिंग, प्लानिंग रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम. रिप्लेसिंग का तो बात ही नहीं है, हम क्यों रिप्लेस करेंगे. एमएसपी का कोई रिलेशन नहीं है एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग से. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग जो है बोला जा सकता है कि हाँ वन ऑफ द रीजन, बट बेस्ट रीजन विल बी योर प्लानिंग रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. कि भाई इसीलिए तो उसको बांटा गया है कि भाई आपका जो है ड्राई लैंड में क्या क्रॉप होगा, आपका नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा, और आपका गैंजेटिक प्लेन्स के पास क्या होगा. तो प्लानिंग रीजन स्पेसिफिक, that is why option number C is your correct answer.